नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 एनआईएस कक्षा 12 के चैप्टर संख्या 3 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि जो हमने पहले पढ़ा था कि जो परिवार का प्रकार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आगे हम पढ़ेंगे बदलता पारिवारिक परिवेश। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि औद्योगिकीकरण से परिवारों में कई बदलाव आए हैं। परिणाम स्वरूप परिवारों के सदस्यों की भूमिका, जिम्मेदारियों में भी बदलाव आया। अब तक एक पारंपरिक परिवार का बेटा, जो पारंपरिक परिवार है, उसका बेटा परिवार के व्यवसाय या पेशे को संभालता था। पिता या पुरुष सदस्य ही धन कमाते थे। पिता या पुरुष जो सदस्य थे, वो घर के वही धन कमाते थे और घर से बाहर के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते थे। परिवार परिवार घर व बच्चों की जो महिलाएं हैं, वो घर व परिवार के बच्चों की देखभाल करते थे। आज बच्चे, लड़के लड़कियां अधिक शिक्षित है और उनके पास नौकरियों के बेहतर अवसर भी है। उन्होंने अन्यत्र काम करने के लिए घर छोड़ दिए। अक्सर वे ग्रामीण अंचलों या जो कस्बों से बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। छोटे परिवारों के कारण जीवन में छोटे परिवारों के कारण जीवन में कई आवश्यकताएं भी बदली है। उदाहरण के लिए जो राशन की जरूरत है, जरूरतें संयुक्त परिवार की अपेक्षा कम होती है। अकेले होने के कारण महिलाओं को घर घर और बाहर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है। पुरुषों को भी घर के कामों जैसे बच्चों की देखभाल करना और उनके हाथ में बटाना पड़ता है। कभी-कभी महिलाएं घर से भी बाहर जाकर नौकरी भी करती है। वह पैसा भी कमाने तथा घर के बच्चों की देखभाल करने की दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। मतलब आजकल का परिवेश, पहले क्या था, केवल पुरुष सदस्य ही कमाते थे, महिला सदस्य घर का काम या बच्चों की देखभाल करना वही काम करते थे। लेकिन समय बदलने के साथ-साथ अब कुछ जो उनकी जिम्मेदारियों में भी आजकल जो पुरुष और महिला दोनों जो पति-पत्नी हैं, दोनों ही समान रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। पुरुष बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं और महिलाएं कमा भी रही है। सब कुछ ये कार्य कर रही है। पारिवारिक जीवन जो पहले पुरुष प्रधान था, जहाँ पति पत्नी बच्चों के कुछ ही अधिकार थे, जो अपनी राय तक व्यक्त नहीं कर सकते थे, अब बदल रहा है। एक आधुनिक घर में महिला को बहुत अधिक स्वतंत्रता व सामाजिक महत्व प्रदान है। आधुनिक घर में बच्चों को ये भी अपने अधिकार है, उनकी रुचियां इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। पारिवारिक मसलों पर वे अपनी राय देने में भी सक्षम है। संयुक्त परिवार में जो कार्य दादा-दादी, चाचा-चाची व महिलाओं के कारण विभाजित थे, वे एकल परिवारों में केवल माता-पिता पर ही केंद्रित होते हैं। चूंकि एकल परिवार में अपने बाकी परिवार व संबंधियों से काफी दूर रहता है, अतः पड़ोसी, सहकर्मी, मित्र आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परिवार के सदस्यों को स्वयं को उनके अनुरूप ढालने की आवश्यकता होती है, क्रियाकलाप। अब अपने चारों ओर देखें तो अपने पड़ोस परिवारों का निरीक्षण करें, ताकि इन्हें दो परिवारों के सदस्यों को किस प्रकार कार्य करें देख रहे हैं कि परिवार का मुखिया कौन है, धन की व्यवस्था कौन करता है, माता पिता और दोनों माता पिता दोनों कार्य करते हैं, निर्णय कौन लेता है, घरेलू आवश्यकताओं कार्य कौन करता है, खरीदारी कौन करता है, बच्चों की देखभाल कौन करता है। अब स्वास्थ्य की संकल्पना। स्वास्थ्य क्या है? क्या आप स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकते हैं? हाँ, ठीक आप बता रहे हैं। स्वास्थ्य का अर्थ रोगों से मुक्त रहना, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की अवस्था है, न कि न कि अपन रोगों से मुक्त रहना उसको कह सकते हैं। न जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, क्या कहता है? स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की अवस्था ही स्वास्थ्य है। न केवल शरीर में रोगों की अनुपस्थिति। इसका अर्थ है कि स्वस्थ रहने का मतलब है कि शरीर शारीरिक रूप से ठीक होना और शांति, प्रसन्नता, चिंताओं से रहित होना। व्यक्ति लोगों से मेल जोल रख के, समाज के लोगों से संपर्क करने, आत्मविश्वास से भरपूर हो, दूसरे लोगों की सहायता कर सके, उनकी जरूरतों के समय संवेदनशील रहे, यही स्वास्थ्य है। क्या आप बता सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य कुछ अच्छे संकेतों की सूची बना सकते हैं? ठीक बताया है, ये निम्न है।
अब अच्छा स्वास्थ्य क्या होगा? शारीरिक रूप से उचित आसन हो, औसत भार और लंबाई शरीर के अंग ठीक से काम कर रहे हो, साफ सफाई त्वचा की साफ सफाई हो, स्वच्छ हो, चमकीली आंखें हो, स्वच्छ सांस हो, अच्छी भूख, अच्छी नींद और अच्छी ऊर्जावान रहना। अब मानसिक प्रसन्न होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, लोगों की आवश्यकता के लिए संवेदनशील होना चाहिए, तनाव और अवसाद रहित होना चाहिए और शांत रहना चाहिए। सामाजिक लोगों से मेल-जोल बढ़ाने वाला होना चाहिए। सुखद एवं भंगिमा और दूसरों की सहायता करना और दूसरों के प्रति ज़िम्मेदारियाँ। अब ये 3 प्रकार के हो गए शारीरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब पाठ गया स्वास्थ्य की परिभाषा अपने शब्दों में। स्वास्थ्य की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। अच्छे स्वास्थ्य की 10 विशेषताएँ, शारीरिक और मानसिक से शरीर अच्छे अंगों अंगों का सही रूप से काम होना चाहिए, अच्छी भूख लगना, जो शारीरिक रूप से ये हो जाती है 2-3 चमकीली आँखें, जो साफ-सफाई रखना, अच्छी नींद आना। अब और जो मानसिक रूप से जो संतोषी होना, आत्मविश्वासी, लोगों के प्रति शांत रहना और सामाजिक लोगों के प्रति मेल-जोल, सुखद भंगिमा, ये सब 10 विशेषता हैं। मानसिक सामाजिक की विशेषताएँ, मानसिक सामाजिक, आत्मविश्वासी, संतुष्ट, लोगों के प्रति संवेदनशील, तनाव और शांत होना चाहिए। और स्वास्थ्य और जो मानसिक है सामाजिक है उसमें लोगों का मेल-जोल बनाना, सुखद भंगिमा, दूसरों की सहायता, दूसरों के प्रति ज़िम्मेदारी। अब पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक परिवार की अलग-अलग ज़रूरतों व आवश्यकताओं वाले लोग रहते हैं, जैसे बूढ़े, जवान, महिलाएँ, पुरुष आदि। पोषक पोषक आहार हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। भोजन की इसलिए आवश्यकता है ताकि हमें शारीरिक ऊर्जा मिल सके, ताकि ऊर्जा प्राप्त हो, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ बन सके और अपने शरीर को रोगों से बचा सके। हमें संतुलित आहार खाना चाहिए जिसका अर्थ है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज जो सही मात्रा में उपलब्ध हो। सही मात्रा हमारी आयु, लिंग, कार्य, स्वास्थ्य पर करती है। एक बढ़ते बच्चे को अधिक प्रोटीन की, एक वयस्क को अधिक कार्बोहाइड्रेट की और क्योंकि वह अधिक कार्य करता है। जो रोगी व्यक्ति के लिए रोग के आधार पर ही अलग भोजन की आवश्यकता है। मधुमेह रोगी को मीठा नहीं दिया जाना चाहिए। भोजन सही वक्त पर पकाया जाना चाहिए। भोजन सही समय पर, बीच-बीच में खाने की आदत पर रोक है, बार-बार खाने की आदत। बच्चों को जो विशेष रूप से खाने के प्रति मीन मेख निकालने वाला नहीं होना चाहिए। फल सब्जियाँ मैं ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। फल सब्जियाँ खानी चाहिए। उन्हें अधिक तला भुना हैमबर्गर, पिज़्ज़ा जैसे फास्ट फूड से बचना चाहिए। बच्चों के भोजन में चॉकलेट, मीठा व कोला जैसे पेय पदार्थ आदि कम होने चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? अब व्यक्तिगत स्वच्छता की स्वच्छता, व्यायाम, आराम, नींद, स्वच्छता आदि। अब स्वच्छता हमें हाथों को नियमित सफाई की जानी चाहिए। दिन भर में फर्नीचर, किताबें, सिक्के, नोट आदि को छूते रहते हैं। इन सब में बीमारी के जीवाणु होते हैं, जो हमें और हमारे स्वास्थ्य, अंगुलियों और शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। भोजन द्वारा हमारे मुंह में भी पहुंच जाते हैं। इन सब माध्यमों द्वारा किसी न किसी प्रकार के संक्रमण के लिए याद रखे जाते हैं। मुंह में हाथ न डालें, कभी भी पुस्तकों और पन्नों को अंगुलियों से छूकर न पलटें व न ही नोटों को इस प्रकार गिनें, ठीक है? थूक लगाकर ना पलटें। होठों के बीच चोट, किसी निशान को पकड़ना अधिक खतरनाक हो सकता है, नोटों के बीच। शौचालय जाने के बाद हमेशा साबुन व राख से धोएं, न कि मिट्टी से। भोजन से पहले भोजन से पहले और भोजन के बाद हाथ धोने भारतीय संस्कृति की अच्छी आदत है जिसे भूलना नहीं चाहिए। यद्यपि हाथ मिलाना आधुनिकता की निशानी है, परंतु यह जीवाणुओं के आदान प्रदान का अच्छा स्रोत है। मही अपनी त्वचा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नित्य दिन डेली अपनी त्वचा को स्वच्छ बनाने के लिए डेली स्नान करना चाहिए। त्वचा को जीवाणु रहित बनाना चाहिए। पसीने से उत्पन्न दुर्गंध को दूर करता है। त्वचा के पोरों का खुला रहता है। अंतः वस्त्रों को नित्य बदले धोए। नाक साफ करने के लिए रुमाल, नैपकिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। बालों को भी नित्य प्रति कंघी करें व नियमित धुलाई करके बालों को स्वच्छ रखें। ऐसा करने से बाल स्वस्थ व जुए जुए रहित हो जाते हैं। समय समय पर बालों की
तेल से मालिश मालिश करना भी अत्यधिक जरूरी है। दांतों की सफाई दिन में 2 बार होनी चाहिए, प्रत्येक बार सुबह जागने के बाद और शाम को सोने से पहले। प्रत्येक बार भोजन करने के बाद मुंह को अच्छी सफाई नितांत आवश्यक है। इससे दांतों के बीच खसने कण निकल जाते हैं। अत्यधिक मिठाई और चॉकलेट भी हमारे मसूड़ों को हानिकारक है, और यदि दांत और मसूड़े स्वच्छ नहीं है तो दुर्गंध हो जाती है, सांस दुर्गंध हो जाती है। नाक से सांस लेना, हमेशा नाक से ही सांस, मुंह से नहीं। आपकी नाक अंदर जाती जाती हुई वायु से कीटाणुओं से को छान देती है, और इस प्रकार आपको कई तरह की बीमारियों से बचाती है। आंखों को भी दिन में कम से कम 2-3 बार साफ किया जाना चाहिए, अन्यथा आंखें पीली और गंदगी हो जाती है, कोनों में चिपक जाते हैं। परिवार परिवार के लोगों परिवार में कभी भी एक दूसरे का तौलिया न प्रयोग ना करें। कभी-कभी सदस्यों द्वारा एक ही सलाई से काजल लगाने का आंखों का संक्रमण हो सकता है। कानों को भी स्वच्छ रखा जाना चाहिए। यदि भी कानों में प्रतिदिन सफाई नहीं करते तो कानों के अंदर मैल जमा हो जाता है। कान के अंदर मोम, नर्म, मुलायम फरेरी द्वारा ही साफ करना चाहिए। अपने कानों को सफाई के लिए कभी भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब नाखून, प्रकृति ने अंगुलियों की दक्षता बढ़ाने के लिए उसमें नाखून बनाए हैं, ताकि हम वस्तुओं को अच्छी तरह पकड़ सके और उनका प्रयोग कर सके। हमारे नाखून हमारी व्यक्तिगत सुंदरता की निशानी है, परंतु लंबे व बिना तरासे हुए नाखूनों को में मेल व कीटाणु एकत्रित हो जाते हैं। हमेशा हमेशा अपने नाखूनों को स्वच्छ रखें और नियमित रूप से इन्हें काटते भी रहें। पाठगत पुस्तक। स्वच्छ बालों, स्वच्छ हाथों, त्वचा, बालों, आंखों और नाखूनों, नाक में महत्वपूर्ण संकेतों का हाथ जो स्वच्छ संकेतक का है। और अभी आगे पढ़ेंगे। जो बाल है, अपन ने ऊपर जो देख पढ़ा है, उनको उनका संकेतक लिखना है। ठीक है, कीटाणु। अब व्यायाम, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। बच्चे, किशोर व जवानों के लिए विशेष स्तर में आवश्यकता रहती है। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम से रक्त का संचार बढ़ता है, परिणाम स्वरूप शरीर के प्रत्येक अंग, जो शरीर का प्रत्येक अंग है, विकास के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है। व्यायाम के कई प्रकार होते हैं, जैसे तेज तेज सैर करना, पैदल चलना, दौड़ना, एरोबिक, योग आदि। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि अनेक तेज रफ्तार वाले खेल है। कुश्ती, दंड बैठक, जुडो आदि, कराटे आदि। बुजुर्गों व्यक्तियों को चुस्त बने रहने के लिए हल्की चहलकदमी, योगासन आदि अच्छे व्यायाम करने चाहिए। आसन, शरीर को उचित आसन प्रभावशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आसन का अर्थ होता है व्यक्ति किस प्रकार उठता, बैठता, चलता, कार्य करता है। आपको हमेशा पीठ सीधी करके, तान करके उठना बैठना चाहिए। आराम व नींद, दिन भर आपको काफी काम करने पड़ते हैं, फलस्वरूप आपकी मांसपेशियां थक जाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क भी थक जाता है, क्योंकि आप पढ़ते, लिखते व अन्य कई मानसिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। कुछ समय का विश्राम, रात को नींद आपको गले दिन के लिए पुनः तरोताजा कर देती है। नींद से न केवल थके हुए आदमी को, मस्तिष्क को, थकी हुई मांसपेशियों को आराम मिलता है। कितना सोना चाहिए? बहुत छोटे बच्चों को पूरा दिन सोते रहते हैं। ठीक है। वयस्कों को 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। जिस कमरे में आप सोते हैं खूब हवादार होना चाहिए। कमरे को शोर से दूर रखना चाहिए। स्वस्थ आदतें, आपको स्वयं स्वस्थ आदतों को विकास करना चाहिए। इन आदतों से कुछ प्रमुख है। नियमित भोजन, नियत समय पर करें, नियमित समय पर सोएं, प्रतिदिन सोच के लिए जाए तो हो सके प्रातः काल में। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का प्रलोभन न आए। इस प्रकार पान, तंबाकू व पान मसाला भी न खाएं, शराब से दूर रहें। सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर थूके नहीं, मलमूत्र त्याग न करें। सार्वजनिक स्थानों को बिना गंदा किए हुए प्रयोग करें। स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता का अर्थ है अपने आसपास के स्थानों को गंदा होने से बचाएं। ऐसी कौन सी चीजें है जो आपके वातावरण को गंदा करती है? हमारे घर की गंदगी, रसोई घर का कचरा, फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो, कभी कभी फेंका गया बासी भोजन, बर्तनों की धोवन, स्नान गृह की निकासी का पानी। मानव मलमूत्र सुविधा होने पर यह साधारणतः सीवर लाइन में जाता है। ठीक है। गड्ढेदार सूखे शौचालयों में डाल दिया जाता है। ठीक है। जानबूझकर मारे गए चूहों और तिलचट्टों के रूप में। कुछ रद्दी कागजों, रद्दी पैकिंग, थैले की टिन। यदि बगीचा है तो पौधों का कचरा। सड़कों व गलियों का कचरा, सड़कों के किनारे वृक्षों, पत्तियों की, चिड़ियों की बीट
जानवरों का मलमूत्र, गाय भैंस, जो गली के कुत्तों का मलमूत्र, कभी कभार लोग अपने पालतू कुत्तों को जानवरों सार्वजनिक मलमूत्र छोड़ देते हैं। कभी कभार मृत पशुओं जैसे बिल्ली, कुत्ते, मवेशी आदि खुले स्थानों पर फेंक दिया, जानबूझकर फेंके गए घरेलू कूड़ा। अब स्कूल के अंदर का कचरा कौन कौन सा होता है? घर के कचरे की सभी चीजें, यहाँ तक कि रसोई घर का कचरा भी स्कूल घर में आता है। जब स्कूल की कैंटीन या अन्य प्रकार का कोई जलपान ग्रह की व्यवस्था हो, तो आसपास की गंदगी तो हो तो क्या होता है? यदि आप अपने अपने आसपास की जगह गंदगी, उसमें सड़ी गली वस्तुएं बिखरी हो, तो नालियां बंद होना, गंदा पानी जो आसपास के गड्ढों से भरा हो, तो दुर्गंध आती है। ऐसे स्थान से भी गंदे लगते हैं। इसके अतिरिक्त इन स्थानों में कीड़े मकोड़े, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु भी पनपते हैं। ठीक है, ऐसे स्थानों में रहने वाले लोगों को बहुधा हैजा, पीलिया, मलेरिया और तपेदिक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। अब मौसम के अनुसार कपड़े पहनना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि कपड़े को अत्यधिक सर्दी से बचाते हैं। इसके लिए अन्यथा आपको त्वचा संबंधी आप जानते हैं कि कपड़े का सर्दी गर्मी से बचाते हैं, इसके लिए अतिरिक्त कपड़ों का स्वच्छ होना चाहिए। आपको त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। गर्मियों में सूती कपड़े पहने। सूती कपड़े त्वचा को आराम पहुंचाते हैं, क्योंकि ये पसीने को सोखकर जल्दी सूख जाते हैं और शरीर को सूखा व ठंडा रखते हैं। ऊनी वस्त्र आपको गर्म रखते हैं और सर्दियों में आपको सर्दी से बचाते हैं। अब है सुरक्षा की संकल्पना। सुरक्षा का सुरक्षा का अर्थ जीवन की सुरक्षा से है। सुरक्षा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। आप जानते हैं कि शारीरिक सुरक्षा शरीर और उसकी प्रक्रियाओं की सुरक्षा है। शारीरिक शरीर और उसके शरीर के अंग हैं, उनकी सुरक्षा है। इसका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। जब आपके आसपास की वायु प्रदूषित हो और आपके पीने का पानी, भोजन संक्रमित हो, तब आप बीमार पड़ सकते हैं। यदि फर्श अत्यंत चिकना हो, छत मुंडेर ना हो, तब आप गिर सकते हैं और घायल हो सकते हैं। चिकना चिकना फर्श हो तो स्लिप भी हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं। बिजली के तार, उपकरण, स्विच, नुकीले औजार, रसोई घर में अत्यंत टूटी कांच की खिड़कियां आदि जिनसे संपर्क में आते हैं, आप उन्हें प्रयोग करते हैं, वे आपको घायल कर सकते हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका घर, स्कूल, रहने व काम करने के लिए सुरक्षित स्थान है। आप स्वयं की सुरक्षा इन नियमों का पालन करते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि लोगों को भी आपको सुरक्षा के नियमों का पालन करने को कहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का तात्पर्य है कि आप अपने आसपास के लोगों के विषय में कैसा महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लालन पालन किस प्रकार हुआ है। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल बड़े प्रेम से करते हैं। वे बच्चों को परिवार और संबंधित रीति रिवाजों, नियमों में बताकर सामाजिकरण करते हैं। वे नीतियों, मूल्य का समावेश भी करते हैं, ताकि बच्चे स्वयं को अनुशासित, जो अपने मूल्य हैं उनका समावेश उनको सिखाते हैं। ठीक है, अनुशासित करते हैं, उनको बताते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कैसे रहना है, कैसे करना है, उनकी और स्वयं को अनुशासित करके दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सके। जब बच्चे वातावरण में रहते हैं, भावनात्मक दृढ़ संतुष्ट रूप से सामाजिक रूप से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में समर्थ हो जाते हैं। जब वो बच्चे अपने सामाजिक व्यवहार करने समर्थ हो जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं और वे स्वयं को विषय में भी सकारात्मक सोच रखते हैं, वे किसी भी संभावित घटना का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे सफलता हो, असफलता हो। यदि वे सफल होते हैं, तो वे जानते हैं कि उनके परिवार वाले उनका साथ अवश्य देंगे। आजकल कई शहरों में एकल परिवारों में दोनों माता-पिता कामकाजी है। इन घरों के बच्चों स्कूल से आकर घर को आकर खाली पाते हैं, तो 3-4 घंटे स्वयं की अपनी देखभाल करते हैं। ऐसे समय में बड़े बड़ों और बच्चों के बीच संपर्क महत्वपूर्ण है। यह संपर्क टेलीफोन या अच्छे पड़ोसी के माध्यम से हो सकता है, अन्यथा बच्चे बिगड़ जाते हैं और भटक भी जाते हैं। जब माता-पिता घर पर हो, वे कामकाजी हो और गैर कामकाजी, वे बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताएँ, यह आवश्यक है। मतलब उनको आवश्यक है कि बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताना चाहिए। इस बीच वह बच्चों से दिन भर की बातें सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने अपना गृह कार्य किया है, फिर उन्हें अगले दिन के लिए किसी परीक्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता तो नहीं। माता-पिता को अपने दिलचस्प अनुभव, घटनाओं
के विषय में भी बता सकते हैं। यह पूरा प्रयोग माता-पिता व बच्चों के नज़दीक लाने के लिए है। वह बच्चों को अपने बताने के लिए माता-पिता का ख़्याल करते हैं। वे वे उन्हें परिवार उन्हें प्यार भी करते हैं और प्यार की ज़रूरत के समय वे अपने बच्चों के साथ हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सब मानसिक रूप से सुरक्षित बच्चों को बनाने के लिए माता-पिता का निवेश है। बाल शोषण से सुरक्षा। बाल शोषण शारीरिक यौन जनित मानसिक सुरक्षा है, चाहे किसी भी रूप में हो, क्यों न हो, वर्जित है और बच्चे की सुरक्षा के लिए घातक है। प्रताड़ना में वयस्कों द्वारा शारीरिक प्रताड़ना में बच्चों को पीटा जाता है और कमरे में बंद करके उसे सजा दी जाती है, या फिर किसी एक विशेष मुद्रा में उसकी लंबी अवधि तक बुला दिया जाता है। मतलब किसी मुर्गा बनाना कैसे करना, हाथ खड़ी कर रखना, तो उसे एक विशेष मुद्रा में बिठा दिया जाता है। यौन शोषण का अर्थ है कि बच्चों को वर्जित यौन व्यवहार में यौन शोषण का अर्थ है कि वर्जित यौन उनके उनसे यौन से संबंधित कोई ऐसी जो क्रिया करना जिससे वो लिप्त हो जाए। मानसिक शोषण में बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। भावनात्मक चोट पहुंचाकर सामाजिक रूप से बच्चे को बहिष्कार करके भी मानसिक आघात पहुंचने का प्रयास किया जाता है। अतः इन सब से बच्चों की सुरक्षा की जानी चाहिए। अब है धूम्रपान धूम्रपान, मदिरा और मादक पदार्थों से सुरक्षा। धूम्रपान, मदिरा व मदिरापान का सेवन साधारणतः मित्रों के दबाव के कारण या खेल-खेल में किया जाता है, परंतु बच्चे शीघ्र ही इसके आदी हो जाते हैं, फिर उसकी वापसी का कोई सहारा नहीं होता है। मतलब बच्चों के आपस में जो संपर्क वो उनसे सीख जाते हैं और उनसे आदी हो जाते हैं। जब कोई धूम्रपान करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सांस के भीतर भीतर लेता है और ये दोनों के लिए हानिकारक है। इससे मुख और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। मदिरापान से धमनियां कठोर हो जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है मदिरापान से। ठीक है। यदि चिकित्सक के निर्देशानुसार औषधियां ली जाए तब लाभदायक होती है। उपचार खत्म हो जाए तो उनका सेवन रोक देना चाहिए, परंतु कोकीन व मार्फिन आदि पदार्थों का लगातार प्रयोग व्यसन बन जाता है, जो आगे चलकर खतरनाक होता है। मदिरापान, धूम्रपान, औषधियों की आदत को छुड़ाना अत्यंत ही कठिन है, परंतु इसके लिए हमें कठिन प्रयास करने होंगे। तो मतलब एक बार आदत लग जाती है, इसलिए हमें कठिन प्रयास करने होंगे। परिजनों अपने साथ है, उनका सहारा है तो संभव है। अब घर घर और सुरक्षा। कई बार लोगों के साथ घर के अंदर कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोग गिरकर या जलकर स्वयं को घायल कर देते हैं। जो बच्चे कई बार घर पर रहते हुए किसी विषाक्त पदार्थ को पी लेते हैं और कीटनाशक यदि अम्ल आदि ऐसा है। सबसे अधिक गंभीर खतरा तो आग से होता है। किसी कमरे में खराब हीटर आदि के कारण आग लग जाती है। कई बार सिगरेट से भी भीषण आग लग जाती है। बिजली के खराब तारों के कारण कई बार आग लग जाती है, इससे झटका भी लग जाता है। क्रियाकलाप। निम्न बिंदुओं को ध्यान रखते हुए अपने घर पर सुरक्षा का एक नोट लिखिए। रसोई घर, चूल्हा कितना सुरक्षित है, उपकरणों की स्थिति, प्रयोग व सुरक्षा, तेज तेज औजार, उनकी स्थिति, प्रयोग, फर्श। ये जो एक नोट लिखना है इनके ऊपर। रसोई घर में चूल्हा कितना सुरक्षित है, अपने उपकरणों की, जो रसोई घर के उपकरणों की प्रयोग की सुरक्षा कैसे स्थित है, और तेज औजार, उनकी स्थिति। स्नानागार, फर्श गिरने के लिए सुरक्षित के लिए फर्श है वो गिरने से सुरक्षा के लिए। कोई भी ऐसी फिटिंग जो रास्ते में आकर चोट पहुंचाए। ठीक है। अब खिड़कियां, शीशे, क्या इनसे आसानी से खोलना और बंद किया जाना। कोई भी कांच टूटा हो तो आपको चोट पहुंचा सकता है। क्या आपने सीखा? परिवार के प्रकार कौन कौन से? एकल परिवार, संयुक्त परिवार। कार्य और परिवार क्या प्रदान करता है? कार्य क्या है? भावनात्मक आधार, शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा, मनोरंजन, सामाजिकरण, लैंगिक कार्य, प्रजनन आदि प्रदान करता है। स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और सुरक्षा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक। ठीक है। अब पाठांत प्रश्न है वो ठीक है, आगे है वो आप कर लेना। ठीक है। अब अब ये यहीं तक चैप्टर है। धन्यवाद। कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।